हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। कॉस्ट अकाउंटिंग की एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की लेक्चर सीरीज का ये 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ओवरहेड, उसको डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि टीवाई बीकॉम से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ। आप लोग की रिक्वेस्ट है कि दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये हफ्ते में मतलब 2-3 दिनों में कॉस्टिंग फिनिश करके फाइनेंस पे जाऊं या टैक्स पे जाऊं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन आपके लिखा है, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज। पूरे आइटम के जो कॉस्ट है उसको किसी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट को देने को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आप लोग को पता होगा तो उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। अगर हम लोग डायरेक्टली किसी को उठा के दे रहे हैं, किसी कॉस्ट सेंटर को या कॉस्ट यूनिट को, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। पैकिंग कॉस्ट इज, पैकिंग कॉस्ट क्या होता है? हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट होता है कि सेलिंग होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है? और इट मे बी एनी ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा इट मे बी एनी ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि पैकिंग कहीं पे भी हो सकती है, प्रोडक्शन के टाइम पे भी हो सकती है, सेलिंग के टाइम पे हो सकती है, अभी बताया नहीं कहाँ की पैकिंग, इसलिए। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ। डायरेक्टर जो हम लोग के होते हैं उनका रेम्यूनरेशन जो किसका पार्ट होगा, बराबर ना? तो वो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन का तो नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग। तो सबसे बेस्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ऑफिस को मतलब लोग के जो खर्चे होते हैं वो क्या आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है, सैलरी ऑफ फोरमैन शुड बी क्लासिफाइड। जो फोरमैन की सैलरी होती है तो उसकी फिक्स होना चाहिए, फिक्स होती है, वेरिएबल होती है, सेमी वेरिएबल होती है, या सेमी फिक्स भी बोल सकते हैं सेमी वेरिएबल को। तो ज्यादा बेस्ट होगा इसके लिए सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि फोरमैन की सैलरी उसके काम के हिसाब से फिक्स होती है। फिर अगर एक्स्ट्रा मतलब या कुछ अच्छा मेहनत करता है या प्रोडक्शन अच्छा होता है तो उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा मिलता है। तो कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट क्या होता है? वेरिएबल होता है। चलिए, चार्जिंग टू कॉस्ट सेंटर दोस ओवरहेड दैट रिजल्ट सोनली फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर इज नोन एज। कॉस्ट सेंटर को चार्ज करना वो ओवरहेड को जो सोनली उसी कॉस्ट सेंटर को वजह से वो क्या हो रहे हैं, हम लोग के वो एक्सपेंस ओवरहेड हो रहे हैं, तो इसको हम लोग एलोकेशन बोलते हैं, अपॉर्शन बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं। तो पहले हमने पढ़े थे ऊपर अभी, उसको बोलते हैं एलोकेशन। ठीक है ना? तो ये हो गया फिफ्थ। सिक्स क्या देखिए आप लोग का, एब्जॉर्प्शन मींस चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट ओवरहेड को कॉस्ट सेंटर को एलोकेट करना, चार्ज करना, या ओवरहेड को कॉस्ट यूनिट को एलोकेट करना, या ओवरहेड को कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट्स को एलोट करना। तो सबसे बेस्ट करता है उसका चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट्स। एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं हम लोग? कॉस्ट यूनिट्स जो है हमारी, उसको क्या करते हैं हम लोग? चार्ज करते हैं ओवरहेड्स को। ठीक है ना? नेक्स्ट, which method of absorption of factory overhead do you suggest in concern which produce only one uniform item of product? हम लोग कौन सा एब्जॉर्प्शन का फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब कौन सा एब्जॉर्प्शन का मेथड यूज करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है? तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे एक ही तरह का वेजेस बनता है। तो डायरेक्ट लेबर आर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन आर रेट नहीं, रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एक आउटपुट का क्या रेट है उसके हिसाब से पूरे को चार्ज कर लो तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सिर्फ वहां पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है। अलग अलग तरह का बना हुआ तो फिर हम लोग उसके हिसाब से सोच सकते हैं दूसरा सजेशन। ठीक है ना? तो उसके बाद आते हैं, when the amount of under and over absorption is significant। जब हमारा अमाउंट जो है ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन का वो सिग्निफिकेंट है, इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय। इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफरिंग टू कॉस्टिंग परफॉर्मेंस करेंगे, द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट करेंगे, कैरिंग ओवर एंड रेफर चार्ज टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, या नॉन ऑफ द अबव। तो सबसे बेस्ट क्या है? सप्लीमेंट्री रेट यूज करो, रेट थोड़ा बढ़ा लीजिए, उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, when the amount of overhead absorbed is less than the amount of overhead incurred। जब हम लोग का अमाउंट ऑफ ओवरहेड जो है वो क्या है? कम है, किसके? ओवरहेड इनकर्ड। इनकर्ड मतलब एक्चुअल ओवरहेड से, तो हम लोग इसको बोलते हैं ओवरहेड अब्सॉर्ब कम है, तो अंडर अब्सॉर्प्शन बोलेंगे। तो 9th का ए आएगा, बराबर ना? आगे, बैड डेप इज एन एग्जांपल ऑफ। बैड डेप किसका एग्जांपल है? प्रोडक्शन का एग्जांपल है, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बैड डेप सबसे एग्जांपल में बेस्ट होता है सेलिंग का, क्योंकि सेलिंग की वजह से ही बैड डेप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इज यूज एज अ बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ। नंबर ऑफ वर्कर हम लोग किसका बेसिस यूज कर सकते हैं, किस चीज को अपॉर्शन करने के लिए? टाइम ऑफिस कॉस्ट को, कैंटीन एक्सपेंसेस को, पर्सनल डिपार्टमेंट कॉस्ट को, या एनी ऑफ दीज? तो मेरे ख्याल से कैंटीन भी नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से हो सकता है, टाइम ऑफिस कॉस्ट भी हो सकता है, पर्सनल डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसका आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब एनी ऑफ दीज। Which of the following is scientific and accurate method of absorption of factory overhead? फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है तो सबसे एक्यूरेट और साइंटिफिक मेथड कौन सा है? परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मशीन आर रेट। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड किसके हिसाब से मोस्टली अगर हम लोग सबसे साइंटिफिकली देखेंगे, एक्यूरेट देखेंगे, तो सबसे किससे आ जाएगा? मशीन आर के हिसाब से आएगा। नेक्स्ट,
वेयर हाउस एक्सपेंसेस एग्जाम्पल है, वेयर हाउस एग्जाम्पल, वेयर हाउस जो है एक्सपेंसेस किसका एग्जाम्पल है? वो प्रोडक्शन का है, सेलिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, नन ऑफ द अबव। तो सबसे बेस्ट आता है वेयर हाउस इज डिस्ट्रीब्यूशन का, 13 का सी आ सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग को वेयर हाउस यूज करना पड़ता है। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड होते हैं वो किसके बेस पे एब्सॉर्ब होंगे? रेट पर यूनिट के, परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट, परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ईच यूनिट। तो देखिए किसके बेस पे आएगा ये, मेरे ख्याल से इसमें रेट पर यूनिट का रेट के हिसाब से परसेंटेज, एनी ऑफ दिस कुछ भी चल जाएगा इसका, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस के हिसाब से भी ले सकते हैं, वर्क कॉस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, रेट पर यूनिट के हिसाब से भी ले सकते हैं। द लीस्ट सुटेबल बेसिस फॉर अप्लाइंग ओवरहेड्स, मटेरियल कंज्यूम है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर आवर्स है या मशीन आवर्स है। तो सबसे बेस्ट आएगा अप्लाइंग ओवरहेड्स, ओवरहेड को अप्लाई करने के समय पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे लीस्ट, मतलब सबसे बेस्ट नहीं, सबसे लीस्ट है, तो लीस्ट सबसे मटेरियल है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कर सकते हो, मशीन के हिसाब से कर सकते हो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के हिसाब से कर सकते हो, आवर्स के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मटेरियल सबसे लीस्ट है, लीस्ट सुटेबल है, मतलब सबसे कम, लास्ट में उसको हम लोग चेक करते हैं। आगे लेते हैं 15 के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड? किसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं? रीअपोर्शनिंग सर्विस डिपार्टमेंट नहीं, रीअपोर्शनिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं, अपॉर्चमेंट ऑफ एलोकेटेड ओवरहेड्स ऑल डिपार्टमेंट ऑन अ सुटेबल बेसिस। तो मेरे ख्याल से आएगा इसका सी सबसे बेस्ट है 16 का। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस सच एज रेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग शेयर्ड बाय सेवरल डिपार्टमेंट आर, ऐसे एक्सपेंसेस जैसे रेंट हो, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हो, तो सब डिपार्टमेंट उसको शेयर करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, जॉइंट बोलेंगे या ऑल ऑफ द बोलेंगे? तो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, इनडायरेक्ट बोलेंगे उसको, बराबर ना? तो 17 का आएगा हम लोग का ए। आगे बढ़ते हैं 18, ओवरहेड एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होते हैं मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको क्लासिफाई हम लोग किसके हिसाब से कर सकते हैं? फंक्शन के हिसाब से कर सकते हैं, बिहेवियर के हिसाब से, सबके हिसाब से कर सकते हैं, कोई भी चलेगा हम लोग को। The term cost allocation ऑल ऑफ द आंसर आएगा इसका। The term cost allocation is described as, cost allocation को हम लोग क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? The cost that can be identified with specific cost center, ऐसा cost जो हम लोग स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर से, ठीक है ना? The cost that cannot be identified with specific cost center, the total cost of factory overhead need to be distributed among the specific cost center, none of the above। तो cost allocation का मतलब होता है cost that can be identified with specific cost center। cost allocation का मतलब ये होता है कि हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सके, cost allocation का मतलब डायरेक्टली बता सके कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं cost allocation। तो मेरे ख्याल से ए आने का आंसर इसका, ठीक है ना? The distribution of overhead allotted to a particular department or cost center over the units produced is called as, the distribution of overhead, overhead को डिस्ट्रीब्यूट करना, अलॉट करना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, कॉस्ट सेंटर को, ओवर द यूनिट प्रोड्यूस, जिस तरह से यूनिट प्रोड्यूस किया गया उन्होंने, तो उसके हिसाब से। तो अपॉर्चनमेंट आएगा, अलोकेशन आएगा, अब्जॉर्प्शन आएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। मेरे ख्याल से इसका आएगा अब्जॉर्प्शन, क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से अब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली, अगर हम लोग देखेंगे तो 20 का आएगा सी। नेक्स्ट है, देखो क्या है, इफ एन आइटम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज चार्ज स्पेसिफिकली टू सिंगल डिपार्टमेंट, दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ, इफ एन आइटम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज चार्ज स्पेसिफिकली, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को डायरेक्टली हमने चार्ज कर दिया है, तो ये किसका एग्जांपल है? ये डायरेक्टली एलोकेशन का है, डायरेक्टली एलोकेट कर दिया, ये दे रहा है, तो 21 का किसका आएगा? बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, पावर का हॉर्स पावर, सुपरविजन ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग का सुपरविजन, ये मेरे ख्याल से मैच नहीं करता है, बी वाला, इसका आंसर बी रहेगा 22 का। आगे देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट अ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, इसमें से कौन सा कॉस्ट हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट अ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो कौन सा नहीं जरा देखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड टू रिसर्च डिपार्टमेंट, सैलरी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, ओवरटाइम प्रीमियम पेड टू डायरेक्ट लेबर, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का इसका कौन सा नहीं है? इक्विपमेंट यूज इन रिसर्च डिपार्टमेंट, क्योंकि रिसर्च डिपार्टमेंट का खर्चा हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं डाल सकते, तो 23 का आएगा हम लोग का, क्या बोलते हैं, ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू अपॉर्शन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू फैक्ट्री डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम लोग को फैक्ट्री डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है, अपॉर्शन करना है, तो किस बेसिस पे करना चाहिए? देखिए सबसे बेस्ट क्या है इसका, नंबर ऑफ आउटलेट पॉइंट कितने हैं, अमाउंट मीटर्ड, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ प्रीमाइसेस, किलोवाट कैपेसिटी ऑफ मशीन इन डिपार्टमेंट। तो दो ज्यादा बेस्ट लग रहा है इसका, क्योंकि किलोवाट कैपेसिटी ऑफ मशीन या तो अमाउंट मीटर, तो ज्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला है ना उसने, तो अमाउंट मीटर लगाओ, टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली अपॉर्शन कर दो सबका, बराबर ना? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन्स वेयर
बाय फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी चार्ज आउट टू प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन्स, कौन सा नीचे दिए मीन्स नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन बी चार्ज आउट टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन में चार्ज नहीं कर सकते हम लोग, क्या लिखा देखो, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे, क्या डायरेक्ट ओवर टाइम के बेसिस पे, क्या सॉरी ओवर टाइम के बेसिस पे, ब्लैंकेट रेट और मशीन रेट, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट आएगा ओवर टाइम, ओवर टाइम में इन लोग से कोई रिलेशन नहीं होता फैक्ट्री ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड। चलिए आगे नेक्स्ट, Which of the following is not appropriate for apportionment of transport department cost? ये लोग में से कौन अप्रोप्रिएट नहीं है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को? क्रेन कार्स, क्रेन की वैल्यू, ट्रक की माइलेज, तो सबसे अब ट्रांसपोर्ट के लिए क्रेन वैल्यू, क्योंकि क्रेन सिर्फ लोडिंग और अपलोडिंग के लिए होता है, तो ट्रांसपोर्ट में सबसे मतलब क्रेन का तो आर्स भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन क्रेन वैल्यू तो कुछ काम की नहीं ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट को कॉस्ट एलोकेट करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, typically a typical factory overhead cost, typical factory overhead cost is डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटरनल होता है, कंपेंसेट टू प्लांट मैनेजर होता है कि डिजाइन होता है, ये हम लोग को बताना है, बराबर ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा फैक्ट्री ओवरहेड, इंटरनल मतलब इस लोगों से कौन सा टिपिकल ओवरहेड है, एकदम ओवरहेड कॉस्ट है, एकदम कंपेंसेट टू प्लांट मैनेजर, प्लांट मैनेजर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का एकदम टिपिकल है, नॉर्मल मतलब फैक्ट्री के अंदर आता ही है, बराबर ना। इंटरनल ऑडिट तो ये सब अलग चीजों में आएगा। Which of the following cost center overhead cost center sorry which of the following center factory overhead cost is not incurred, इन लोगों में से कौन सा सेंटर है फैक्ट्री ओवरहेड का इज नॉट इनकर्ड? तो प्रोडक्शन सेंटर, जनरल कॉस्ट सेंटर, सर्विस सेंटर और हेड ऑफिस, तो इसमें आएगा हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस किसी का मतलब इन लोग से मतलब नहीं होगा फैक्ट्री ओवरहेड से, बराबर ना। आगे आते हैं 29 पे, 29 है तुम्हारा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बेस ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ये लोग में से कौन सी चीज का हम लोग बेस यूज नहीं कर सकते जब हम लोग ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बना रहे हैं? तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, प्राइम कॉस्ट, डिस्काउंट अलाउड, कन्वर्जन कॉस्ट, तो इसका आएगा प्राइम कॉस्ट यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस यूज कर सकते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड नहीं यूज कर सकते हम लोग किसी चीज में भी, बराबर ना। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड बाय वे ऑफ, प्रोडक्शन ओवरहेड का जो अब्जॉर्प्शन रेट है किसके जरिए कैलकुलेट किया जाता है? तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड upon direct labor hours, estimated production overhead number of units produced, estimated production overhead cost divided by prime cost, तो ये सब चलेगा, सब हमारे काम के, क्योंकि सब प्रोडक्शन ओवरहेड की बात चल रही है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए क्या है, इफ एन आइटम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंडिचर वाज नॉट चार्ज स्पेसिफिकली टू सिंगल डिपार्टमेंट, दिस वुड बी एन एग्जांपल, अगर किसी एक्सपेंडिचर को ओवरहेड एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने एक ही डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं करी, ये किसका एग्जांपल है? तो ये किसका है? अपॉर्शनमेंट का, क्योंकि हम लोग अपॉर्शनमेंट में सबको थोड़ा चार्ज करते हैं, वो भी बेसिस यूज करके। Which of the following is true regarding the use of blanket rate? Blanket rate के हिसाब से सबसे ट्रू क्या है? The use of single blanket rate makes the apportionment of overhead cost unnecessary. The use of single blanket rate makes the blanket rate का मतलब कहते हैं कि पूरी फैक्ट्री में एक ही रेट यूज कर लो, टेंशन ही खलास। Cost overhead cost unnecessary. The use of single blanket rate makes the apportionment of overhead cost uniform. None of the given option. तो इसका आएगा कॉस्ट जो ओवरहेड कॉस्ट होंगे अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, मतलब जो हम लोग ओवरहेड हमारे अलग अलग है, रेंट ये वगैरह, उसको अपॉर्चन करना। अब ब्लैंकेट रेट यूज करेंगे तो फिर वो अननेसेसरी है, कुछ काम करेंगे, जब ब्लैंकेट रेट यूज करें तो सबका एक ही बेसिस पे सबको बांट देंगे हम लोग, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है ना, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां पे लिखा है ना ब्लैंकेट रेट, ठीक है ना। पूरी फैक्ट्री में एक ही चीज पे, एक ही बेस पे हम पूरा चीज बांट दें। तो अगर आप लोग ये थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो थ्योरी में ये सब चीजें मिलेगी आप लोग को। तो मैं आप लोग बार बार इसलिए बोलता हूँ कि लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करो, जो भी लेसन की आप लोग को थ्योरी मिलती है, आपका लेसन नंबर समझो 4 है, तो 4 का थ्योरी पूरा पढ़ लो, पूरा लेसन पढ़ लो, अच्छे से रीड कर लो, ठीक है ना, तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। फंक्शनली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में कंप्राइज एक्सपेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? सेक्रेटरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट पर्सनल, मेरे ख्याल से इसका ऑल ऑफ द आएगा, क्योंकि सब आएंगे इसमें, सब एडमिनिस्ट्रेटिव है। Which of the following is not example of marketing overhead? इसमें से मार्केटिंग ओवरहेड कौन सा नहीं है? फोरमैन की, पब्लिसिटी की, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेल्समैन सैलरी, तो फोरमैन की सैलरी आ जाएगी, बराबर है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज डन बाय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस कौन करता है? नेचर ऑफ एक्सपेंसेस एंड फंक्शन, एरिया प्रोडक्ट्स एंड सेल्समैन, टाइप्स ऑफ कस्टमर, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे ख्याल से इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड क्या है, उसका एनालिसिस हम लोग ये सबके बेसिस पे कर सकते हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डज नॉट इंक्लूड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इंक्लूड नहीं होता है? कॉस्ट ऑफ वेयरहाउसिंग, रीपैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिम्यूरेज चार्ज। तो मेरे ख्याल से आएगा डिम्यूरेज चार्ज। बोलेंगे सर ये डिम्यूरेज चार्ज होता क्या है? सबको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि सेलिंग में वेयरहाउस तो गोडाउन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, अभी आप लोग ने पढ़े थे ऊपर। रीपैकिंग, पैकिंग जब वापस करते हैं तो वो भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सेलिंग का ही होता है। डेम्यूरेज चार्जेस क्या होता है? डेम्यूरेज चार्जेस ये होता है कि जैसे हम लोग फैक्ट्री से मतलब क्या बोलते हैं, हमारा इंपोर्ट करें, हम लोगों ने कोई माल मंगाए और कंटेनर मंगाए, तो कंटेनर जब तक हम लोग उसको रिलोड करने लेते, किधर से, उसकी शिप से रिलोड करने का कुछ टाइम रहता है। अगर वो टाइम से ज्यादा हम लोग टाइम ले लेंगे, मतलब 2 दिन में, उसने बोला कि 2 दिन में तुम्हारा अनलोडिंग हो जाना चाहिए, मतलब शिप से उतर के तुम्हारे पास आ जाना चाहिए, तुम लेके चल जाना चाहिए उसको, और तुमने वो नहीं करे, अनलोडिंग नहीं करे टेम्पो में, बराबर ना, या उतार के लेके नहीं गए ट्रक से, तो जो क्या रहेगा आपका, शिपिंग कंपनी वो क्या लगेगा, आप लोग को चार्जेस लगाएगा, वो चार्जेस को बोलते हैं डिमोरेज चार्जेस, ठीक है ना। तो इसमें आएगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, एक्चुअली ये तुमने लेके आया उसके लिए। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिलेटिंग टू ओवरहेड्स इन टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। तो ये हम लोग को टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जो है, इसके हिसाब से हम लोग का आंसर लिखना है। तो ये सोल्यूशन वाला टाइप है थोड़ा, इसका लास्ट में जो हम लोग का ओवर है अब्जॉर्प्शन और अंडर है, अंडर अब्जॉर्प्शन का टॉपिक है लास्ट में आपके चैप्टर के, तो उसके हिसाब से आएगा। मैं आंसर आप लोग को ओवरली बता देता हूं, इसका आंसर शायद ए आना चाहिए, एक्चुअल ओवरहेड इन कॉस्ट सेंटर बी वेयर लेस देन द बजट। जो एक्चुअल ओवरहेड है कॉस्ट सेंटर का, वो क्या है, लेस देन है किससे, बजटेड से, ठीक है ना। ये एग्जाम अंदाजा लगा रहा हूं मैं, सॉल्व नहीं किया हूं, सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं है अभी फिलहाल, फटाफट बना रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिए और उसको देखिए। फिर आता है आप लोग का न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व करना है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया है इस पे, उसके हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए, देख ले आपको पता चलेगा कि आप लोग के आंसर राइट आ रहे के नहीं आ रहे हैं। आप लोग के पास एग्जाम्पल्स भी है टेक्स्ट बुक में, ये आप लोग के मैंने फोटो भेज दिया ताकि आप लोग को, अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप लोग इसको सॉल्व करके आप लोग का आंसर निकाल सके। थोड़ा बहुत आप लोग को हिंट वगैरह भी दिया है, इतने भी ऑब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं कि खाली ऊपर के, ये जो मैचअप है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स ये सब लगभग जो चीजें मैचअप हम लोगों ने ऊपर जो नॉलेज लिया ना, वही नीचे वापस से कैरी फॉरवर्ड होगी, तो उसको खाली मतलब रिपीट होगा मोस्टली। तो ये भी पढ़िए, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, और आंसर्स आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 4। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप लोग का प्यार मिला तो मैं सारे सब्जेक्ट, लगभग सारे सब्जेक्ट मतलब अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट है आप लोग के, अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स के वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग की हेल्प हो जाए और आप लोग उससे अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।